हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज हम आए हैं ओएनजीसी के एक नए टॉपिक के साथ में। ओएनजीसी के सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ा गया है आपके सिलेबस में, जो सीबीटी टेस्ट में आ सकता है। और ये सारे टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने यूजुअली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नहीं पढ़े होंगे। तो आज हम इन्हीं की बात करने वाले हैं। ये आपके लिए दो तरीके से फायदेमंद रहेगा। पहला आपके इंटरव्यू के लिए, और दूसरा जो आपका सीबीटी टेस्ट होने वाला है उसके लिए। तो पहला है थ्री फेज सेपरेटर। सेपरेटर से हमें पहले से पता चल रहा है कि जो सेपरेटर है वो क्या रहेगा, सेपरेट करता है। सेपरेट किस किस को सेपरेट करना है? हमें थ्री फेजेस को सेपरेट करना है। कौन कौन सी थ्री फेजेस हैं? गैसेस हैं, ऑयल है और वाटर है। अब इनको हम सेपरेट कैसे करेंगे? तो इनलेट नोजल दिया हुआ है, जिसमें जो आपका क्रूड ऑयल है, जो वेल से निकल करके आ रहा है, डायरेक्ट इसमें आएगा। और यहाँ पर हमने एक बेफल प्लेट लगा दी है। ये आप देखोगे, ये बेफल प्लेट है। जिससे क्या होगा, फ्लूइड जो है ना वो सडनली यहाँ पर नहीं आएगा। हाई प्रेशर से आ रहा है तो वो यहाँ पे इससे स्ट्राइक करेगा और नीचे गिरेगा। ठीक है, जब नीचे गिरेगा फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे जोन दिख रहा है, लिक्विड लिक्विड सेपरेशन जोन। यहाँ पे ऑयल भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है। ठीक है, वाटर को हमने नीचे एक टैपिंग है उससे निकाल लिया। और यहाँ पर हमने फिर एक वियर, वियर आपने अगर पढ़ा होगा, वियर है ना, वियर लगा दिया। जैसे क्या है, इस लेवल के ऊपर जितना भी ऑयल आएगा वही इसमें गिरेगा, या जो भी लिक्विड रहेगा वो इसमें आएगा, उसके नीचे इसी में रहेगा। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे सेडिमेंटेशन होगा और जो वाटर और ऑयल है वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर जो है हमारी गैसेस रहेंगी। यहाँ पे हमने मिस्ट इलिमिनेटर लगा दिया है, जिससे जो भी हमारा मॉइस्चर रहेगा वो इसमें फंस जाएगा, और जो गैस रहेगी वही अकेली बाहर जाएगी। तो हमारी थ्री थ्री फेज जो है, ऑयल वाटर और गैस, वो सेपरेट हो जाएंगे। अब ये एक्चुअल में इन्होंने थ्री फेज सेपरेटर दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे, ये इन्होंने मैनुअल दिया है। अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो आप यहाँ से आकर के देख सकते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने जो इनलेट वाला होगा, आई थिंक वो होगा, यहाँ पे इन्होंने गेज लगा दिया है कि ऑयल का हम लेवल देख सकें, कितना ऑयल में लेवल है कि नहीं है। ठीक है, नीचे हमारा वाटर के लिए निकालने का एक पोर्शन होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर इन्होंने जो गैसेस हैं, गैस निकालने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है। यहाँ से गैस निकलती रहेंगी, और यहाँ पे हमने एक पाइप दे दिया है, जिससे कि हम फर्दर गैस को कलेक्ट कर लेंगे। अब थ्री फेज सेपरेटर वर्क कैसे करता है उसके बारे में बताया हुआ है। देखो, ये हमने कैसे किया है, यहाँ पे हमने एक वियर लगा दिया है। यहाँ पर, यहाँ से इनलेट है, यहाँ से लिक्विड आया। फिर हमने एक बेफल प्लेट लगा दी यहाँ पर। तो यहाँ से क्या होगा, लिक्विड डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा अगर हाई प्रेशर से होगा। तो इसलिए हम इसमें यहाँ पर लगा देते हैं, जिससे कि लिक्विड जो है वो पहले इसमें आए, और यहाँ से आने के बाद में इसमें स्टोरेज हो। जब स्टोरेज होने के बाद में फिर जब हमें पानी पानी नीचे आ जाएगा, तो हम वाटर को नीचे निकाल लेंगे और ऊपर से ऑयल को निकाल देंगे। ये देखो, ये हमारा इनपुट फ्रॉम वेल हेड है। यहाँ से हमारा वेल से जो भी वेल हेड है अंडरग्राउंड में, उससे क्रूड ऑयल आ रहा है। यहाँ से ऑयल, और ये हमने एक वियर लगा दिया, तो यहाँ पे ऑयल हो गया। यहाँ पर नीचे वाटर हो गया। वाटर को हमने नीचे से टैपिंग से यहाँ इस पाइप के थ्रू निकाल दिया। और यहाँ ऑयल जो है वो इसके ऊपर से होकर के इसमें आएगा। फिर हमने यहाँ पर एक ऑयल आउटपुट निकाल दिया, और यहाँ पर हमारी जो गैसेस हैं वहां से हमने गैसेस निकाल ली। ये देखो, ये पूरा क्लियर पिक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे लेवल गेज लगा दिया है, हमें लेवल चेक करना है। यहाँ पे आपका गैस निकल रहा है, नीचे से आपका पानी निकालने के लिए, मॉइस्चर निकालने के लिए दे दिया है। ये आपका जो वेल हेड से ऑयल आ रहा है, वो यहाँ पे वेल हेड से ऑयल आया, यहाँ से गैस निकल गया, यहाँ से आपका पानी निकल गया, और यहाँ पे आप लेवल देखते रहिएगा। अब यहाँ पर इन्होंने और अच्छे तरीके से बनाया हुआ है कि जो छोटे छोटे पार्ट में आपको डिवाइड करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक डाइवर्टर लगा दिया कि ऑयल जो है यहाँ से आएगा वो इस तरफ नहीं आएगा। और जब यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर इन्होंने कोलेसिंग एक डिवाइडर लगा दिया, जिससे जो ऑयल और पार्टी है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पर ग्रेविटी सेटलिंग सेक्शन है। यहाँ पर ग्रेविटी के थ्रू पानी, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी और वाटर की डेंसिटी डिफरेंट होती है, तो वो वाटर हैवी होने के कारण नीचे आ जाएगा और ऑयल लाइट होने के कारण ऊपर रहेगा। फिर यहाँ पर हम निकाल देंगे। फिर मिस्ट एलिमिनेटर रहेगा या मिक्स्ड एक्सट्रैक्टर रहेगा, और फिर यहाँ से हम गैस बाहर निकाल देंगे। यही आपका सेम आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। फिर अब सेपरेटर जो होते हैं वो सेपरेट्स द वैल्यू फ्लूइड इनटू ऑयल में, गैस में एंड वाटर में सेपरेट करते हैं। कॉमन टू टाइप्स के होते हैं। टू फेज सेपरेटर, जिसमें ऑयल और गैस दोनों को ही सेपरेट किया जाता है, जिसमें वाटर नहीं आता है। और थ्री फेज सेपरेटर, जिसमें ऑयल, गैस और वाटर आती है। यहाँ पर थ्री फेज का मतलब ये नहीं है कि लिक्विड रहेगा, गैस रहेगा और सॉलिड रहेगा। ठीक है, थ्री थ्री फेज का मतलब ये नहीं है, सॉलिड नहीं है। यहाँ पर टू लिक्विड फेजेस हैं, ऑयल एंड वाटर, डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड है। अब इनमें क्या क्या पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? प्रेशर,
ऑयल का जो इनलेट क्रूड ऑयल है उसका प्रेशर कितना है, ऑयल का प्रेशर कितना है, गैस का प्रेशर कितना है, जो वाटर आ रहा है उसका प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना आ रहा है, हाई टेम्परेचर तो नहीं है, लिक्विड लेवल कितना है ना, हमने लेवल गेज लगा के रखे हुए हैं, लिक्विड का लेवल का राइज तो नहीं कर रहा है, अगर लेवल राइज कर गया तो हम और आगे ज्यादा लिक्विड लेंगे तो पूरा टैंक ही भर जाएगा, है ना। फिर इंटरफेस लेवल क्या है, रेसिडेंस टाइम क्या है, कितने टाइम में ऑयल और वाटर सेपरेट हो रहा है ना, सेटलिंग हो रहा है, वो सेटलिंग टाइम हो गया। तो ये सभी चीजें हमें उसमें मेजर करना होता है, ये हमारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। फिर अगर हम हीटर ट्रीटर की बात करें, ये तो हमारा सेपरेटर था, अब हीटर ट्रीटर की बात करते हैं। हीटर मतलब हम हीट करके ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, किसको, क्रूड ऑयल को, ये हमारी हीटिंग यूनिट होती है। यहाँ पर हमने क्या है, एक यहाँ पर ये पाइप देखोगे, ये क्या है, फायर ट्यूब है, हमने फायर ट्यूब बॉयलर पड़े हुए हैं उसी टाइप से फायर ट्यूब होता है। इसके अंदर हम कोई सबस्टेंस जो होता है जिसका हम कंबसन कर सकें, उस कंबस्टिबल कंबस्टिबल आइटम्स को इसके अंदर डालते हैं और इससे हम हीट करते हैं, और जो भी हमारी फ्लू गैसेस वगैरह होती है वो यहाँ से चिमनी से निकल जाती हैं। अब जब हम लिक्विड को, क्रूड को हीट करते हैं, तो क्रूड को हीट करने पे क्या होगा, उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, है ना। तो इससे हमें फायदा क्या मिलेगा, जो हमारी गैस इंटरैप होगी क्रूड ऑयल के अंदर वो और अच्छे से बाहर आएंगी और यहाँ से फिर हम उसको निकाल देंगे। ये तो हमारा ऑयल गैस आ रहा है, फिर गैस हमारे अच्छे से निकल जाएंगी। अब अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो टेम्परेचर का विस्कोसिटी कम हो जाएगी, तो वाटर की विस्कोसिटी उतनी कम नहीं होती है टेम्परेचर के साथ में जितने की लिक्विड क्रूड की हो जाती है। तो फिर हम दोनों की जो फेज हैं वो और अच्छे से सेपरेट हो जाती हैं। ट्रीटेड वाटर यहाँ पे आ जाता है, कुछ ट्रीटेड ऑयल यहाँ पे आ जाता है और गैस हमारी बाहर आ जाती है। यहाँ पे फायर ट्यूब है, यहाँ पर इमल्सन है, क्रूड ऑयल है, ठीक है। फिर यहाँ पर वाटर अकेला रह गया, ठीक। अब ये देखो इन्होंने एक अच्छे से डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हीटर ट्रीटर लगाया हुआ है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल यहाँ से चिमनी से निकल गया, यहाँ पर फायर ट्यूब है, यहाँ से हमने क्रूड ऑयल को नीचे डाला, ठीक है। फिर ये हमारा इनलेट हो गया, यहाँ पे हमारा इनलेट हो गया, ये गैस आउटलेट है। तो गैस वाला सेक्शन तो ऊपर ही ऊपर रहेगा, ठीक है। गैस इक्वलाइजर है लो लेवल का, यहाँ पर हमने बैफल ट्यूब टाइप का लगा दिया है। ये हमारा रिलीफ वाल्व है, अगर प्रेशर कहीं ज्यादा हो गया तो हम इसको खोल देंगे, है ना। फिर ये नीचे ड्रेन दे दिया है, अगर हमें टैंक को खाली करना हुआ, यहाँ पर थर्मोस्टेट लगा के रखा हुआ है जो टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। जैसे आपके गीजर में थर्मोस्टेट लगा होता है, क्या काम करता है वो, जैसे ही एक सर्टेन टेम्परेचर आ जाता है वो गीजर को कट ऑफ कर देता है। वैसे यहाँ पे एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है, थर्मामीटर लगा हुआ है, आप भी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। वाटर आउटलेट यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पर आप लेवल गेज देख सकते हैं। यहाँ पर ऑयल आउटलेट है, यहाँ पर भी ऑयल लेवल देख सकते हैं, यहाँ पर वाटर का लेवल देख सकते हैं। यहाँ पर ऑयल और वाटर सेपरेट रहेगा, है ना। अभी आपका पूरा हीटर ट्रीटर अरेंजमेंट दिया हुआ है, ये आपका चिमनी हो गया, है ना। यहाँ से आपका ऑयल इनलेट हो रहा होगा शायद, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, देखो अभी इन्होंने और अच्छे से बताया हुआ है कि देखो जो आपका फायर ट्यूब वाला ये हो गया, यहाँ पर फायर हो रही है, ऑयल इमल्सन यहाँ से आया, फिर हमने चिमनी के थ्रू फ्लू गैसेस को, जो कंबस्टेबल आइटम था उसको हमने बाहर निकाल दिया। फिर जो सेटलिंग होने के बाद में जब हमने हीट किया, हीट करने के बाद में जो भी गैसेस थी उसको हमने गैस आउटलेट वाल्व से, पाइप से निकाल दिया। फिर अगर हमें टैंक को खाली करना हो तो हमने ड्रेन वाल्व दिया हुआ है, यहाँ से जो हमारा पानी कलेक्ट हुआ है उस पानी को हम बाहर निकाल सकते हैं। ये यहाँ से हम क्लीन ऑयल को, यहाँ क्लीन ऑयल को निकालने के लिए यहाँ पर तो हमारा ऑयल ऐसे आया, फिर ऑयल यहाँ से होकर के यहाँ पे आया, जब यहाँ तक आएगा तो फिर क्या होगा, पानी पानी नीचे आ जाएगा और जो तुम्हारा ऑयल होगा वो ऊपर आ जाएगा। फिर ऑयल को भी फिर हमने ऐसे निकाला और फिर यहाँ पे एक पाइप के थ्रू इसमें कलेक्ट होगा ऊपर वाले सेक्शन में, फिर यहाँ हमने पाइप कनेक्शन कर दिया है, फिर पाइप से हमारा क्लीन ऑयल बाहर आ जाएगा। अभी इन्होंने पूरा फायर ट्यूबर, हीटर ट्यूबर सेक्शन लगा करके रखा हुआ है, और एक नहीं कई सारे अरेंजमेंट होते हैं, तो इन सभी में जाता है, एक की कैपेसिटी कम होती है तो इतने सारे लगे होते हैं। मान लिया 3 सर्विस में है, 3 स्टैंड बाई में है ना। यूज्ड मेनली फॉर ऑयल वाटर सेपरेशन एंड डी इमल्सिफिकेशन, डी इमल्सिफिकेशन हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर के साथ में विस्कोसिटी चेंजेस होती है, डेंसिटी चेंजेस होती है। हीटिंग हीटिंग करने पे क्या होता है, आपकी क्रूड ऑयल की विस्कोसिटी कम हो जाती है। जब क्रूड ऑयल की विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से ट्यूब्स के थ्रू जाएगा, और फिर वो अगर हमने बहुत बेफल प्लेट्स वगैरह लगा के रखी तो उनके भीतर, उनके अंदर अच्छे से फ्लो होगा। इमल्सन्स को ब्रेक करता है, जो ऑयल और वाटर का इमल्सन्स होता है वो ब्रेक हो जाता है। हेल्प्स वाटर सेपरेट फ्रॉम क्रूड, यही बात बोल रहे हैं, ठीक है।
अब इंटरव्यू में क्या बोल सकता है आपसे, या आपके सीबीटी टेस्ट में क्या पूछा जा सकता है? टू मच टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा? हमारा जो टेम्परेचर है ऑयल का, वो फ्लैश पॉइंट तक ना पहुँचे, है ना? फ्लैश पॉइंट तक अगर पहुँच गया तो क्या होगा? पूरा ऑयल जो है वो फ्लैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? फिर कैन इंक्रीज़ ऑपरेटिंग कॉस्ट, टू मच टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे हमें ज़्यादा कंबस्टिबल आइटम चाहिए रहेगा, और दूसरा सेफ्टी और डिग्रेडेशन इश्यू रहेंगे आपके। क्रूड स्टेबलाइजेशन, जो फ्रेश क्रूड रहता है, जो फ्रेश क्रूड ऑयल रहता है उसके अंदर डिसॉल्व्ड लाइट हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अब स्टेबलाइजेशन की वजह से ये सभी जो लाइट कंपोनेंट्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अब लाइट कंपोनेंट जैसे रिमूव हो जाएंगे तो बफर प्रेशर कम हो जाएगा, क्रूड बिकम सेफर फॉर स्टोरेज, स्टोरेज के लिए भी सेफ हो जाएगा आपका, ठीक है? एक स्टेबलाइजर कॉलम भी लगा देते हैं हम, जो किस लिए यूज किया जाता है? हीट एंड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, फ्रैक्शनेशन के लिए, ठीक है? फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, स्टोरेज टैंक का भी यूज करते हैं हम। स्टोरेज टैंक क्या करता है? जो स्टेबलाइज क्रूड है उसको हम इसमें स्टोर करते हैं, फिर इसको हम पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, टैंकर के थ्रू लोड करके बाहर निकाल सकते हैं, फिर हम या रिफाइनरी में हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसको ट्रांसफर करने के लिए इक्विपमेंट क्या चाहिए? फ्लोटिंग या फिक्स्ड रूफ चाहिए, लेवल गेज होना चाहिए जिससे हम लेवल देखते रहें, प्रेशर वैक्यूम प्रोटेक्शन होना चाहिए, प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो वो एक रिलीफ वाल्व को ओपन कर दे। फिर फ्लेम अरेस्टर चाहिए हमें, क्योंकि अगर ऑयल है, ऑयल में तो कभी भी टेम्परेचर बढ़ गया, मान लिया आपकी गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में आपका टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या हो सकता है? और आपका आग भी लग सकता है। आप क्रूड ऑयल निकाल कहाँ से रहे हैं? ज़मीन से निकाल रहे हैं, और ज़मीन में जैसे ही आप नीचे चले जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, तो वो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब मेजर हज़ार्ड्स, मेजर प्रॉब्लम क्या-क्या आ सकती हैं? आपका फायर का हज़ार्ड, क्योंकि क्रूड ऑयल है ना, ऑयल में फायर लग सकता है, वेपर रिलीज़ हो सकता है, प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, और ओवर फिलिंग भी हो जाएगी। ओवर फिलिंग हो जाएगी तो होगा क्या? पूरा जो गैस वाला सेक्शन है वहाँ तक ऑयल आ जाएगा। अब स्टैटिक इक्विपमेंट की बात करें, इक्विपमेंट विद नो कंटीन्यूअस मूविंग मैकेनिकल पार्ट्स। स्टैटिक मतलब जो रोटेटिंग नहीं कर रहे हैं, एक तो स्टैटिक होता है और दूसरा डायनामिक होता है। डायनामिक में क्या होगा? रोटेटिंग होगा या एक्सेल मूवमेंट होगा। जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं वो मूव नहीं करें, जैसे प्रेशर वेसल है वो कांस्टेंट रहेगा, सेपरेटर्स हो गया, हीट एक्सचेंजर हो गया, स्टोरेज टैंक हो गया, पाइपिंग हो गया, कॉलम्स हो गया, ये सभी आपके स्टैटिक इक्विपमेंट्स हैं। अब जो भी स्टैटिक इक्विपमेंट है, आपको किसके कोरोजन, इरोजन, वेल्डिंग डिफेक्ट्स, प्रेशर इंटीग्रिटी, एनडीटी, थिकनेस, मॉनिटरिंग, पीएसवी प्रोटेक्शन, इनके बारे में एक बार फिर से बता दिया जाएगा। अब जो नेक्स्ट सेक्शन रह गया आपका पंप्स एंड कंप्रेसर, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम किस पे वीडियो चाहिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।